Hi, and welcome to the Alliance Education channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Education, and this is third lecture of Structure of Atom. I want to tell you about Alliance Education first. Alliance Education is starting online program and online plus classroom program for the preparation of JEE, NEET, NDA. You can register for any of these, and after registration, you will be provided with notes and worksheet of respective topics. There will be weekly online test and quiz, and we will be available for online guidance and doubt session on video call as well. And we focus on concept clearing and to the point explanation for easy remembrance of the student. So आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक, एवरेज एटॉमिक मास। सो व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास? जैसे आपने सुना होगा कि एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। हम क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 लिखते हैं। सो ये कैलकुलेट कैसे किया गया? सो कैलकुलेशन के लिए ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज किया गया था। क्लोरीन के दो आइसोटोप पाए जाते हैं नेचर में। फर्स्ट वन इज क्लोरीन 35 एंड सेकेंड वन इज क्लोरीन 37। सो अब इनके परसेंटेज वैरी करते हैं। सो एवरेज एटॉमिक वेट फाइंड आउट करने के लिए क्या किया गया? परसेंट ऑफ फर्स्ट एटम इनटू रिलेटिव मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। फर्स्ट आइसोटोप का कितना परसेंट है एंड उसका रिलेटिव मास कितना है उसको इनटू किया, प्लस परसेंट ऑफ सेकेंड आइसोटोप एंड रिलेटिव मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप। इन नेचर परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 35 इज 75 and chlorine 37 is present in atmosphere and its percentage is 25%. So 35 जो है ये 75%, क्लोरीन 35 का परसेंटेज कितना एटमॉस्फेयर में? 75%, एंड क्लोरीन 37 का परसेंटेज है 25%। सो ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद रिजल्टेंट हमें मिलता है 35.5। मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। कैलकुलेशन आपको करना है, जैसे कि फर्स्ट आइसोटोप का परसेंट है 75 एंड उसका रिलेटिव मास दिया हुआ है 35 एंड परसेंट ऑफ सेकेंड आइसोटोप इज 25 एंड रिलेटिव मास इज 37 डिवाइड बाय 100। तो इस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट किए जाते हैं। सो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एटॉमिक वेट ऑफ नियॉन इज 20.2। atomic weight of neon is given which is 20.2 and हमें दिया हुआ है neon is a mixture of neon 20 and neon 22 and relative abundance of heavier isotope is, heavier isotopes के क्वांटिटी कितनी है हमें वो बताना है। तो परसेंटेज गिवन है क्या? नहीं गिवन है। तो हम कंसिडर करेंगे कि neon 20 इसका परसेंटेज है सपोज x एंड नियॉन 22 इट इज हेवियर आइसोटोप, इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा फिर? 100 माइनस एक्स। अगर ये x परसेंटेज है सो नियॉन 22 कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स परसेंट, तभी तो दोनों को मिला करके 100% बनेगा। सो अब हम यूज करते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूले में हमें क्या दिया हुआ था? रिजल्टेंट कैसे मिलता है? रिजल्टेंट दिया हुआ है जो कि 20.2 है। इट इज परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू इट्स मास, इसका मास कितना दिया हुआ है 20, प्लस परसेंट ऑफ सेकेंड वन एंड उसका मास विच इज 22 डिवाइड बाय 100। सो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 100 इस साइड आ जाएगा तो 20.2 इंटू 100 ये हमें देता है 2020.0। तो 2020 लिखते हैं हम यहाँ पर, इज इक्वल्स टू यहाँ पे दिस इज 20x प्लस दिस इज 22, 100 माइनस दिस इज 22x। देन नंबर के पास नंबर को भेज देते हैं। सो हमें क्या मिलेगा? वेट, सो 2020 माइनस 2200 इज इक्वल्स टू 20x माइनस 22x।
सो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पे हमें कितना मिलता है, -180 इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ बचेगा -2a, सो माइनस माइनस कैंसल, सॉरी x, सो x इज इक्वल्स टू 180/2 विच इज इक्वल टू 90%. सो लाइटर आइसोटोप हमें मिलता है 90%, हेवियर कितना होगा 100 - 90 विच इज इक्वल टू 10%. हमें क्वेश्चन में पूछा था रिलेटिव अबंडेंस ऑफ हेवियर आइसोटोप विच इज इक्वल टू 10%. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें एवरेज एटॉमिक वेट बताना है एलिमेंट का. सो रिलेटिव अबंडेंस ऑलरेडी गिवन है, एटॉमिक वेट गिवन है 85 एंड 87, एंड रिलेटिव अबंडेंस भी हमें गिवन है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट. तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं. सो एवरेज एटॉमिक वेट इज गिवन बाय abundance, percent abundance of first element into its mass which is 85, then plus percent abundance of second element into its mass which is 87 and divided by 100. अब यहाँ पे कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करना है. सो इसे सिंप्लीफाई करना है. कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये 85 और 25 है, अगर हम दोनों में से 5 कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, या 75 में से चलो 5 कॉमन निकाल लिया, 75 में से 5 कॉमन निकाल लिया, 85 को वैसा ही रखा, दोनों परसेंटेज में से हमने 5 कॉमन निकाला. सो 75 में से 5 निकला, हमारे पास बचेगा 15 इंटू 85 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 87 डिवाइड बाय 100. देन 15 इंटू 85, 15 से मल्टीप्लाई करने पे हमें यहाँ पे मिलता है विच इज इक्वल टू 1275 प्लस, एंड 5 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 435 डिवाइड बाय 100. देन 5 इंटू, इसे ऐड करने पे आ जाता है हमारे पास 1710 डिवाइड बाय 100. अब 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलता है 8550 डिवाइड बाय 100, और 100 से डिवाइड करने पे आंसर आ जाता है 85.5. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट इन दिस केस. सो सिंपल क्वेश्चन है, आप क्लोरीन के लिए ट्राई कर सकते हैं. जो फर्स्ट स्लाइड में आपने देखा था कि वहाँ पे क्लोरीन के परसेंटेज अबंडेंस लिखा हुआ है एंड एटॉमिक वेट लिखा हुआ है. सो आप सेम क्वेश्चन जो है इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एटम हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 7. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 7. सो इसका मतलब इसमें 7 प्रोटॉन है एंड 7 न्यूट्रॉन है, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन है. एंड ऑक्सीजन हैज एटॉमिक नंबर 8. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 8. इट मींस इट हैज 8 प्रोटॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स. देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रेट आयन. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज नाइट्रेट आयन. सो नाइट्रेट आयन इज व्हाट, इट इज NO3 माइनस. इट इज NO3 माइनस, ये होता है नाइट्रेट आयन. सो नाइट्रेट आयन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सो एक नाइट्रोजन है. सो 1 नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन होगा, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन है. सो 3 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन. बट ओवरऑल यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आया, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. सो हम +1 इलेक्ट्रॉन करेंगे एंड दिस इज बिकॉज ऑफ ड्यू टू 1 नेगेटिव चार्ज. अब 1 इंटू नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 3. ऑक्सीजन में है 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड +1. सो 7 प्लस 8 3 जा 24 +1. सो रिजल्टेंट ऐड करने पे हमें मिलता है 32. ऑप्शन सी इज करेक्ट. देन नेक्स्ट, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 11 इलेक्ट्रॉन. एक एटम दिया हुआ है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन गिवन है. न्यूक्लियस हैज 13 न्यूट्रॉन एंड 13 न्यूट्रॉन गिवन है. फाइंड द एटॉमिक नंबर. हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 होना चाहिए. सो एटॉमिक नंबर इसका हो जाएगा 11.
सो ऑप्शन बी और सी तो यही रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन ए और डी में से कौन सा करेक्ट है हम देखते हैं। देन पूछा गया है व्हाट इज अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट। सो एटॉमिक वेट इज गिवन बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिया हुआ है 13। सो 11 प्लस 13 इज 24। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट है हाउ मेनी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन फॉस्फोरस, आर्गॉन एंड सिल्वर। सो मैं इसमें से आपको एक ही फाइंड आउट करके बताता हूँ, रिमेनिंग 2 आपके लिए होमवर्क रहेंगे। जैसे फॉस्फोरस दिया हुआ है 31 एंड 15, यहाँ पे बेस में हमेशा लिखा होता है एटॉमिक नंबर एंड यहाँ लिखा होता है एटॉमिक मास नंबर। सो एटॉमिक नंबर क्या बताता है? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल। सो एटॉमिक नंबर है 15, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का नंबर हो जाता है 15 एंड इलेक्ट्रॉन का नंबर भी हो जाता है 15। एंड एटॉमिक मास नंबर जो है, एटॉमिक मास नंबर बताता है इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एंड एटॉमिक मास नंबर हमें दिया हुआ है 31, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 15, तो इससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा 31 माइनस 15 एंड इट इज इक्वल टू 16। तो इस तरीके से रिमेनिंग 2 आप फाइंड आउट कर सकते हो। देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन दिस 2 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। सो एक हमें दिया हुआ है कार्बन 12 एंड दूसरा दिया हुआ है कार्बन 14। ये क्या है? दिस आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मतलब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। सो दोनों का एटॉमिक नंबर अगर हमें देखना है, सो इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो दोनों के एटॉमिक नंबर 6 होंगे एंड दोनों के मास नंबर डिफरेंट है, तो इससे हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? जितने प्रोटॉन है उतने इसमें न्यूट्रॉन है, तभी टोटल 12 होगा, बट इस केस में न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 8। सो हो गया पहले केस में C12 एंड C14, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन है 6, इलेक्ट्रॉन है 6, न्यूट्रॉन है 6, एंड 14 के केस में प्रोटॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन 6 है एंड न्यूट्रॉन 8 रहेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द 2 आइसोटोप ऑफ मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर गिवन है एंड एटॉमिक वेट भी गिवन है। तो इसके पहले जैसे हमने कार्बन 12 एंड कार्बन 14 के लिए फाइंड किया था, वैसे ही इसमें आप मैग्नीशियम के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। बेटर होगा अगर आप जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो एक कॉपी लेकर बैठे, सो दैट साइमल्टेनियसली आप भी क्वेश्चन ट्राई कर सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो लाइट एंड जो रेडिएंट एनर्जी होती है लाइक अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज, सो ये सब जो है दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 तरीके से दिखाई दे रहा है। पहले तो हमें वेव दिख रही है, देन पार्टिकल दिख रहे हैं। सो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। लाइट वेव की तरह भी एक्ट कर सकती है, इट एक्ट एज पार्टिकल एज वेल। सो लाइट का नेचर वेव नेचर भी होता है एंड इसका पार्टिकल नेचर भी होता है। सो जब लाइट किसी मीडियम में प्रोपैगेट हो रही है तो तब वो वेव की तरह एक्ट होती है, लेकिन जब किसी के साथ इसका इंटरेक्शन होता है, लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे जब इंसिडेंट होती है, तब इसका पार्टिकल नेचर होता है। एंड आप देख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कंपोनेंट होते हैं एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन को, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन, इसको परपेंडिकुलर है एंड दूसरा कंपोनेंट भी परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कंपोनेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हम देखते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इट ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट? वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ये सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है, इसका मतलब हो जाता है अप्रॉक्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सो इतनी स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी सेम स्पीड से ट्रैवल करता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ब्लू कलर से मतलब दिखाया जा रहा है एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट जो है वो रेड कलर से आप देख सकते हैं। सो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को दोनों परपेंडिकुलर ऑसिलेट हो रहे हैं। सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि वेव की तरह ट्रैवल करता है। एंड दिस इज ट्रांसवर्स वेव। रिमेंबर, जिसमें ऑसिलेशन या वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को परपेंडिकुलर हो रहा है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अगर इसे परपेंडिकुलर पार्टिकल ऑसिलेट हो रहे हैं या डिस्टर्बेंस इसको परपेंडिकुलर ट्रैवल हो रहा है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस आप देख सकते हो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को, सो ऐसी वेव को कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव। वेव के बारे में हम फिजिक्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। फिजिक्स में चैप्टर ही है वेव, सो उसमें और डिटेल इसमें दिया गया है। बट यहाँ पे हम इस चैप्टर की जितनी रिक्वायरमेंट है हम उतने टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। देन कैरेक्टराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे इसे कैरेक्टराइज किया जाता है। सो फर्स्ट है वेवलेंथ। सो व्हाट इज वेवलेंथ? सो जैसे कि आप देख सकते हैं इस पोर्शन को कहा जाता है क्रेस्ट। इसे क्या कहा जाता है? क्रेस्ट। एंड दिस इज ट्रफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रफ। सो वेव इज व्हाट? इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और टू एडजेसेंट ट्रफ और टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड टू सक्सेसिव ट्रफ। तो दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, इसे कहा जाता है वेवलेंथ। एंड वेवलेंथ जो है वो लैम्डा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ का यूनिट एंगस्ट्रॉम नॉट भी हो सकता है, माइक्रोन भी हो सकता है, नैनोमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा वेव के नेचर के ऊपर कि कौन सी वेव है। सो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और नियरेस्ट ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ एंड इसका सिंबल होता है लैम्डा। देन फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? इट इज द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। मीन्स 1 सेकंड में कितनी वेव जनरेट हो रही है उसे कहा जाएगा फ्रीक्वेंसी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे रेड वेव एंड ब्लू वेव। सो 1 सेकंड में आप क्लियरली देख सकते हो कि रेड वेव जो है वो कम वेव जनरेट करेगी। एट द सेम टाइम इन 1 सेकंड ब्लू वेव ज्यादा वेव जनरेट हो रही है। ब्लू कलर की जो वेव है आप उसमें देख सकते हो कि ज्यादा वेव जनरेट हो रही है। सो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा हो जाएगी? ब्लू की। सो वेवलेंथ जितनी छोटी है उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सो रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ ब्लू। सो इससे हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ पे इनवर्स रिलेशन है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? इट इज द नंबर ऑफ वेव पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड और नंबर ऑफ वेव जनरेटेड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितनी वेव जनरेट होती है इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल न्यू। एंड इसका यूनिट क्या होता है? साइकिल पर सेकंड और हर्ट्ज। ऐसा यूनिट है इसका हर्ट्ज। एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज इक्वल टू nu is equals to c by lambda or you can write c is equals to nu lambda. नेक्स्ट है velocity of light. So जैसे कि हमने देखा velocity of light जो है it is denoted by c and it is what? It is distance covered in 1 second by the wave. वेव जो है 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। सो हमें पता है इसकी वेलोसिटी कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये है इसकी वेवलेंथ।
velocity. Then wave number. What is wave number? It is represented by reciprocal of wavelength, जिसे न्यू बार से भी हम डिनोट करते हैं. एंड व्हाट इज वेव नंबर? इट इज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर और पर मीटर. यहाँ पे दिया हुआ है पर सेंटीमीटर, कि एक सेंटीमीटर में कितनी वेव जनरेट हो रही है, उसे कहा जाता है वेव नंबर. एंड इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार. व्हाट इज वेव नंबर? नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर, कि यूनिट सेंटीमीटर में कितनी वेव्स जनरेट हो रही है, उसे कहा जाता है वेव नंबर. एंड इसे न्यू बार से डिनोट करते हैं. एंड इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय, और वी कैन से इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. सो इसका यूनिट क्या होना चाहिए? इट शुड बी सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स. देन एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड इज व्हाट? इट इज हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ. दिस इज वेव. सो क्रेस्ट की हाइट कितनी है बेस लाइन से, या बेस लाइन से ट्रफ की डेप्थ कितनी है, इसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड. दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, और इट इज डिनोटेड बाय लेटर ए. एंड एम्पलीट्यूड जो है वो किस लिए यूज होता है? रिमेंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट. इट डिटरमाइंस इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, कि रेडिएशन की इंटेंसिटी इससे पता चलती है कि कितनी इंटेंस लाइट है. देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? यहां पे हम देख सकते हैं कि आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही है. इसमें वेव्स को उनकी वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, या हम कह सकते हैं यहां से डिक्रीजिंग है. सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम वेव्स को रख रहे हैं, सो जो हमें एक इमेज मिलती है, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ काफी ज्यादा होती है. दीज आर द रेडियो वेव्स जो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं. सो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ काफी ज्यादा होती है. देन देयर आर इंफ्रारेड रेज. इंफ्रारेड रेज क्या होती है? अगर हम गर्मी फील कर रहे हैं तो गर्मी किस वजह से फील कर पाते हैं? IR रेज के वजह से. इंफ्रारेड रेज की वजह से हम हीट फील कर पाते हैं. सो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ काफी बड़ी होती है. देन नेक्स्ट, जैसे एक्सरे. आपको पता है एक्सरे किस लिए यूज की जाती है, एंड उसका नाम एक्सरे कैसे पड़ा है, हमने ये प्रीवियस लेक्चर में देखा है. सो अब बात करते हैं विजिबल लाइट की. विजिबल लाइट जो है, इसमें से ग्रेटेस्ट वेवलेंथ है, सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ है रेड लाइट की, एंड स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है वॉयलेट लाइट की. सो इसका जो रेंज है, इट इज 400 टू 700 नैनोमीटर. इसका रेंज कितना है? 400 टू 700 नैनोमीटर के बीच में विजिबल लाइट आती है. अब विजिबल लाइट के बारे में अगर हम देखें, सो रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है एंड वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ सबसे कम है. तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी एंड रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी. तो ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बेसिक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं. आप इस अभी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए, इस स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एंड अलायंस एजुकेशन को आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं, एंड स्टोरी शेयर कर सकते हैं विद हैशटैग डिजिटल अलायंस. देन हम आपकी स्टोरी शेयर करेंगे. अगर आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है या कोई भी जानकारी चाहिए तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो
सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइए एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।